गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम हर्षवर्धन के द्वारा किए गए सैनिक अभियानों के बारे में बात करेंगे। हर्षवर्धन के शासक बनने के समय तक अनेक नई शक्तियों का उदय हो चुका था। मालवा और गौड़ के राज्य उसके प्रबल राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य विस्तार भी आवश्यक था। इसलिए शासक बनते ही हर्षवर्धन का ध्यान इस ओर गया। तात्कालिक स्रोतों से जानकारी मिलती है कि अपने शत्रुओं देवगुप्त और शशांक के विरुद्ध अभियान के अतिरिक्त हर्षवर्धन ने अन्य सैनिक अभियान भी किए तथा दिग्विजय की नीति अपनाई। परंतु हर्षवर्धन के सैनिक अभियानों का क्रमबद्ध विवरण और उनकी तिथि बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। कन्नौज से देवगुप्त और शशांक की सत्ता समाप्त कर हर्षवर्धन दिग्विजय के लिए निकला। हुइनसांग इस अभियान का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में करता है कि पूर्व की ओर बढ़कर उसने उन राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 6 वर्षों तक जब तक उसने 5 भरतों के साथ पूर्णतः युद्ध नहीं कर लिया, वह निरंतर लड़ता रहा। चीनी यात्री आगे कहता है कि उसने अपने शासित क्षेत्र को बढ़ाकर सेना बढ़ाई और 30 वर्षों तक शांतिपूर्वक शासन किया। 5 भारत के अंतर्गत श्रावस्ती, कान्याकुब्ज, गौड़, मिथिला और उत्कल को रखा गया है। कुछ चीनी स्रोतों में 5 भारत के स्थान पर 5 गौड़ का भी उल्लेख हुआ है। शीयुकी का ये अनुवाद वार्ट्स ने किया है। इस ग्रंथ के दूसरे अनुवादक बिल ने चीनी ग्रंथ के इस प्रकरण का दूसरा ही अनुवाद किया है। बिल के अनुसार वह पूर्व से पश्चिम की ओर उन सभी को जीतता गया जो आज्ञापालक नहीं थे। 6 वर्षों के बाद उसने पंच भारतों को जीत लिया। इस प्रकार अपने शासित क्षेत्रों को बढ़ाकर उसने अपनी सेना बढ़ाई। 30 वर्षों के बाद उसने हथियार रखे और सभी जगह शांतिपूर्वक शासन किया। इन दोनों विवरणों में विरोधाभास प्रतीत होता है। वार्ट्स के कथन का आरंभिक भाग और बील के कथन का अंतिम भाग ही हर्षवर्धन की ज्ञात गतिविधियों से मेल खाता है। चीनी यात्री के विवरण के आधार पर हर्षवर्धन की जो दिग्विजय है उसकी रूपरेखा इस प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है। सबसे पहले पूर्वी अभियान। शासक बनने के बाद कन्नौज में अपनी स्थिति सुदृढ़ करके हर्षवर्धन पूर्वी अभियान पर निकला। इसका मुख्य उद्देश्य शशांक पर विजय प्राप्त करना था। हर्षचरित्र और आर्य मंजूश्री मूलकल्प से विदित होता है कि हर्ष ने शशांक पर विजय प्राप्त की तथा मार्ग में पड़ने वाले अन्य राज्यों को अपने अधीनस्थ बनाया। चीनी यात्री कन्नौज और गौड़ के मध्य पड़ने वाले बिहार, बंगाल के अनेक स्थानों का उल्लेख करता है जहां वह गया था, लेकिन कपिलवस्तु और मगध के अतिरिक्त अन्य राज्यों या स्थानों की राजनीतिक स्थिति के संबंध में वह मौन है। इसका अर्थ ये लगाया गया है कि ये सभी स्थान हर्ष के अधीन थे। कन्नौज और बंगाल के मध्य पड़ने वाले राज्यों की संख्या 17 थी। पुंड्रवर्धन के निकट शशांक से युद्ध हुआ जिसमें कि वह पराजित हुआ, परंतु हर्षवर्धन गौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के बाद ही हर्षवर्धन गौड़ पर अधिकार कर सका। पूर्व में कामरूप पर हर्षवर्धन का प्रभाव पहले ही स्थापित हो चुका था। भास्कर वर्मन ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पूर्वी अभियान के परिणाम स्वरूप हर्षवर्धन को अन्य राज्यों की मित्रता भी प्राप्त हुई। मगध के शासक पूर्णवर्मन ने, जिसने कि मगध पर अधिकार कर लिया था, हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्ष ने उसे मगध का शासक बना रहने दिया। बाद में
माधवगुप्त हर्ष का अधीनस्थ जो है राजा बना। मगध पर इस प्रकार हर्ष का आधिपत्य स्थापित हो गया। चीनी स्रोतों में हर्ष को मगध राज भी कहा गया है। मगध के साथ नालंदा पर भी हर्ष का आधिपत्य स्थापित हुआ। वहाँ से उसकी एक मोहर मिली है। हर्ष ने नालंदा में एक कांसे का विहार भी बनवाया और महाविहार को गांव दान में दिए। उपलब्ध प्रमाणों से अन्य स्थानों पर भी हर्ष के आधिपत्य की पुष्टि होती है। बितौरा जो कि फैजाबाद में स्थित है, यहाँ से प्राप्त शीलादित्य के सिक्कों के आधार पर अयोध्या पर उसका अधिकार माना गया है। प्रयाग में तो हर्ष पंचवर्षीय महामोक्ष परिषद का आयोजन करता ही था। रत्नावली में कौशाम्बी भुक्ति का भी उल्लेख हुआ है। श्रावस्ती भुक्ति का उल्लेख मधुबन अभिलेख में मिलता है। इस प्रकार कन्नौज से पूर्व में बंगाल तक के सभी क्षेत्रों पर हर्षवर्धन का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब बात करते हैं उसके पश्चिमी अभियानों की। पूर्वी अभियान के पश्चात हर्ष ने कन्नौज के पश्चिम के राज्यों की ओर अपना ध्यान दिया। कन्नौज के पश्चिम सतलज और गंगा के मध्यवर्ती क्षेत्रों पर वर्धनों का अधिकार था, परंतु देवगुप्त और शशांक के आक्रमणों ने वर्धनों की सत्ता कमजोर कर दी थी। अतः इस क्षेत्र में हर्ष को पुनः अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा। चीनी यात्री इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का भी नाम देते हैं। उनमें से कुछ स्थान जैसे कि कपिथा, अहिछत्रा, गोविसान, ब्रह्मपुत्र, मथुरा इत्यादि के नाम जो है हमें देखने को मिलते हैं। ह्वेनसांग इनमें से सिर्फ मतिपुर, मथुरा, परियात्र, जालंधर और ब्रह्मपुर की राजनीतिक स्थिति का स्पष्ट उल्लेख करता है। ये राज्य हर्षवर्धन के अधीन थे। अन्य राज्यों पर हर्षवर्धन का सीधा नियंत्रण प्रतीत होता है। इस प्रकार 6 वर्षों के अंदर हर्षवर्धन ने पूर्व में उत्तर पश्चिमी बंगाल में पुंड्रवर्धन से लेकर पश्चिम में व्यास तक अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित कर लिया। अब उसने अन्य विजयों की ओर अपना ध्यान दिया। अब बात करते हैं सिंध की विजय की। तो सिंध राज्य की सीमा हर्ष के राज्य से सटी हुई थी, अतः हर्ष ने इस पर विजय की योजना बनाई। बाणभट्ट के विवरण के अनुसार हर्षवर्धन ने सिंह के राजा का मानमर्दन किया और वहां से धन वसूला। इससे प्रतीत होता है कि हर्ष ने वर्धन वंश के पुराने शत्रु सिंध के राजा पर विजय प्राप्त की। हालांकि चीनी यात्री के विवरण से इसकी पुष्टि नहीं होती है। ह्वेनसांग के अनुसार सिंध एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। 620 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन ने पूर्व में पुनः अभियान किया। इस बार उसने बंगाल के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। समतट, ताम्रलिप्ति, कर्ण सुवर्ण और पुंड्रवर्धन पर उसका अधिकार स्थापित हो गया। बंगाल की विजय के पश्चात ही हर्ष ने वर्धमान कोटी से बांसखेड़ा अभिलेख जारी किया था। अब बात करते हैं हम हर्षवर्धन जो है इसका वल्लभी में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। वल्लभी के साथ जो युद्ध हुआ था 7वीं शताब्दी में, वल्लभी एक शक्तिशाली राज्य था। इसका अधिकार पश्चिमी मालवा पर भी था। हर्ष के राज्य की सीमा इससे सटी हुई थी, अतः हर्ष अपने राज्य की सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य को स्वतंत्र छोड़ना नहीं चाहता था। वल्लभी पर नियंत्रण स्थापित होने से गुर्जर भी उसके प्रभाव में आ जाते और उसे चालुक्यों से निपटने में भी सहायता मिलती। इसलिए हर्षवर्धन ने वल्लभी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। गुर्जर नरेश दद्दा के नौसारी अभिलेख से ज्ञात होता है कि वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय हर्ष से पराजित होकर गुर्जरों के पास सहायता के लिए पहुंचा। बाद में उसने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली और वह हर्ष के सामंत के रूप में शासन करने लगा। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वल्लभी पर हर्ष की विजय संभवतः 630 ईस्वी में हुई थी। अब हम बात करेंगे हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय इनके मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। वल्लभी के साथ युद्ध ने हर्ष और चालुक्य सम्राट पुलकेशिन के बीच युद्ध अनिवार्य कर दिया। दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे और दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे।
उनके राज्य की सीमाएं भी निकट थी, इसलिए युद्ध अवश्यंभावी हो गया। ह्वेनसांग के विवरण और ऐहोल अभिलेख में इस युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। पुलकेशिन के वंशजों के निरपन, कर्नूल और तोगर चेती अभिलेख में भी इसका वर्णन मिलता है। ये जो युद्ध था ये 630 ईस्वी के पश्चात हुआ। इसमें हर्ष जो है इसकी पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात नर्मदा नदी दोनों राज्यों की सीमा रेखा निर्धारित हुई। कश्मीर और नेपाल जो है यहाँ पर हर्ष के द्वारा जो विजय की गई थी वह भी संदिग्ध है। हालांकि बाणभट्ट और ह्वेनसांग दोनों इन प्रदेशों पर हर्ष का आधिपत्य मानते हैं। दोनों ही हिम प्रदेश पर हर्ष का अधिकार स्वीकार करते हैं। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक संघाराम में स्थापित किया। नेपाल में हर्ष संवत का जो प्रचलन है उसके आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल पर भी हर्ष का आधिपत्य था। इसी प्रकार से उड़ीसा जो है उसकी भी अगर हम बात करें तो 640 ईस्वी के आसपास हर्ष ने ओड्र यानी कि उत्तरी उड़ीसा और इसके पश्चात कोगोंडा यानी कि दक्षिणी उड़ीसा और कलिंग पर भी विजय प्राप्त की। इन विजयों के पश्चात हर्ष उत्तरी भारत का स्वामी बन गया और उसने सकलोतरापथनाथ की उपाधि धारण की। मध्य भारत जो है इसकी अगर विजय की बात करें तो ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार हर्षवर्धन ने जेजाग भुक्ति, महेश्वरपुर, गुर्जर और उज्जैन पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि पूर्वी मार्ग से हर्ष ने दक्षिण के अंदर प्रवेश किया, परंतु इसकी पुष्टि के लिए स्पष्ट प्रमाण नहीं है। थैंक यू।